हेलो हिस्टोरियंस, वेलकम टू एजुमित्रा। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 7 सोशल साइंस हिस्ट्री बुक जो है आवर पास्ट के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसका सीरीज में लेक्चर बनाया, यानी मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में कवर किया है। तो आज मैं इस लेक्चर में इसके थर्ड एंड लास्ट पार्ट के साथ हूं। तो आज इस लेक्चर में हम इसके थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे और लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं जो है ओल्ड एंड न्यू रीजन्स और थिंकिंग अबाउट द टाइम, वो कवर करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था हमारे चेंजेस के बारे में, यानी अल अदृशी के बारे में, फ्रेंच कार्टोग्राफर के बारे में, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में, कैसे हिंदुस्तान का नाम किस किस टाइम में किस किस हिसाब से चेंज होते आया। फिर हमने पढ़ा था हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस के बारे में कि कैसे 700 टू 1750 एडीज में हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे उन्होंने नॉलेज इकट्ठा किया था। फिर हमने पढ़ा था न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स आए थे और फिर हमने देखा था क्या क्या इन्वेंशंस हुए, क्या क्या डिस्कवरीज हुई उस टाइम पर। तो फिर आज के लेक्चर में हम उसके आगे बात करेंगे जो कि है हमारा ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। तो चलिए ओल्ड एंड रिलीजन्स को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वाज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजली इट वाज कलेक्टिव। तो इसका मतलब यह है कि जो पीपल्स का बिलीव था, लोगों का विश्वास था, यानी लोगों का डिवोशन यानी बिलीव किसमें था? इन द डिवाइन। डिवाइन मतलब क्या होता है? बेसिकली डिवाइन मतलब होता है भगवान यानी गॉड, और एनीथिंग रिलेटेड टू गॉड यानी खुद भगवान या भगवान से जुड़ा हुआ चीज, दैट इज डिवाइन। सो लोगों का बिलीव, लोगों का भरोसा किसमें था? डिवाइड यानी ईश्वर में, भगवान में। वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल, कभी कभी क्या होता था? वो पर्सनल होता, यानी लोग पर्सनली ही जाके भगवान के प्रति अपना बिलीफ शेयर करते थे। बट मोर यूजली इट वॉज कलेक्टिव, लेकिन ज्यादातर कैसा था? इट वॉज कलेक्टिव यानी इट वॉज इन ग्रुप, यानी लोग ग्रुप में ही लोगों के भगवान के प्रति लोग अपना बिलीफ प्रकट, अपना डिवोशन प्रकट करते थे। सो कलेक्टिव बिलीव इन ए सुपर नेचुरल agency religion was often closely connected with the social and economical organization of the local communities। तो वो जो कलेक्टिव बिलीव था, लोगों का जो भरोसा था, कलेक्टिव यानी द ग्रुप, यानी बहुत लोग बिलीव करते थे किस पर? गॉड पर यानी डिवाइन पर। एंड इट वाज सुपर नेचुरल एजेंसी, लोग क्या समझते थे कि कोई सुपर नेचुरल पावर है, कोई शक्ति है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। आज के जमाने में भी लोग भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और वो मानते हैं कि भगवान उनकी मदद, भगवान उनकी सहायता करते हैं। तो वो ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल, और ये किससे कनेक्टेड था? सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से, जहाँ क्या लगते थे? लोकल कम्युनिटीज थी, यानी बहुत सारे लोकल कम्युनिटीज के लोग क्या थे? सोशली और इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और वो किस पे बिलीव करते थे? वो करते थे सुपर नेचुरल एजेंसी पे। सो सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, some of the changes in Hinduism were the worship of new deities, the construction of temples by royalty and the growing importance of Brahmins। तो कुछ धीरे धीरे क्या चेंज आने लगा हिंदुइज्म में? वर्शिप करने लगे नए नए गॉड फिगर्स को, कंस्ट्रक्शन किया जाने लगा। क्या कंस्ट्रक्शन किया जाने लगा? टेम्पल। आप सोच सकते हो बेसिकली जब लोगों का धीरे धीरे ईश्वर के प्रति, डिवाइन के प्रति जब बिलीफ, जब डिवोशन बढ़ते जाएगा, तो वो चाहेंगे वो लोग कि वो उस बिलीफ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे। तो इसलिए क्या करते हैं? वो टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिससे वो अपने गॉड को, अपने बिलीफ को वर्शिप कर सके। और इससे क्या हुआ? जब टेम्पल्स बनने लगा तो लाजमी से बात है भाई कि जब मंदिर होगा तो उसमें पुजारी तो चाहिए ही। तो इसीलिए क्या हुआ? धीरे धीरे इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा किसका? ब्राह्मण लोगों का। जब मंदिर बना, प्रीस्ट लोगों का एज डोमिनेट ग्रुप इन सोसाइटी। और उसके बाद क्या हुआ? मंदिरों के बनने के बाद ये जो प्रीस्ट थे वो समझे जाने लगे, क्या? डोमिनेट समझे जाने लगे, यानी सबसे बड़े समझे जाने लगे किसमें? पूरे सोसाइटी में। क्यों?
क्योंकि जो लोग किस पर बिलीव करते हैं, गॉड पर, उनका जो इम्पोर्टेंट काम जो होता है गॉड से रिलेटेड, जो रिचुअल्स होता है वो कौन परफॉर्म करता है, जो ट्रेडिशन होता है ये ब्राह्मण लोग, ये प्रीस्ट लोग ही परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए उस समय के कास्ट में जो प्रीस्ट लोग को डोमिनेट समझने लाने लगा, बड़ा समझा जाने लगा। आज भी लोग प्रीस्ट को, पंडितों पुरोहितों को, संतों को बहुत बड़ा सम्मान आदर देते हैं और वो मानते हैं कि जो ये प्रीस्ट होते हैं, ब्राह्मण्स होते हैं, ये उनका भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। So third point is their knowledge of Sanskrit texts earn the Brahmins a lot of respect in society। और सबसे बड़ी बात क्या थी उस समय बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, केवल जो ब्राह्मण क्षत्रिय से पढ़े हुए होते थे। जो वैश्य और शूद्र यानी थर्ड कैटेगरी के जो लोग होते थे, फार्मर्स या स्मॉल ऑफिसर्स जो होते थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं थे। वो क्या करते थे, बेसिकली किंग के अंडर में काम करते थे और जो भी काम आता था उसका अप्रोक्स हाफ ऑफ द सैलरी किंग को टैक्स के रूप में पे करते थे। उस समय टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा था। लेकिन ये ब्राह्मण्स क्या थे, ये बेसिकली स्कॉलर्स थे। स्कॉलर्स यानी बहुत विद्वान थे। इन्हें क्या आता था, बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज आता था। संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा जो उस समय बहुत प्रचलित थी, बहुत फेमस था। और इसीलिए क्या किया गया कि ब्राह्मण्स को अपने सोसाइटी में, समाज में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिला। किसके कारण, संस्कृत जानने के कारण। So their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige। तो ये इससे उनके सम्मान में और ज्यादा चार चांद किसने लगाया, वहां के न्यू रूलर्स ने। आप सोच सकते हो कि जो व्यक्ति यानी जैसे प्रीस्ट हो गए हमारे, वो स्कॉलर्स होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। तो इसलिए किंग्स क्या करते थे कि अपने बच्चों को भी इन्हीं सैंस के पास, इन्हीं ब्राह्मण्स के पास पढ़ने लिखने के लिए भेजते थे। तो जब क्षत्रिय जिसके सामने यानी जो किंग्स हैं, ये आकर इस ब्राह्मणों के सामने झुकते थे, तो इससे क्या हुआ कि ब्राह्मण क्या हुआ, और भी डोमिनेटिंग और भी रेस्पेक्टफुल अपने आप को समझने लगे। और इससे क्या हुआ कि न्यू रूलर्स जाते थे ब्राह्मण के पास उससे सलाह लेने, किसके लिए, अपने प्रेस्टीज के लिए, ब्राह्मणों से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते थे। तो राजा उससे जाकर बेसिकली पूछ सकते थे कि हमारे राज्य का काम धाम कैसे किया जाए, वगैरह वगैरह। सो दिस पीरियड सॉ द एमरजेंसी ऑफ द आइडिया भक्ति। तो इस समय किसका आइडिया बढ़ा, भक्ति का। भक्ति यानी होता है डिवोशन। तो भक्ति इज बेसिकली हिंदी वर्ड। तो इस समय क्या हुआ, बेसिकली एमर्ज हुआ, क्या हुआ, आइडिया, विचार, किसका, भक्ति का, ऑफ लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और एलाबोरेट रिचुअल। तो यहाँ क्या हुआ बेसिकली कि भगवान के पास पहुंचने के लिए धीरे धीरे ऐसा आइडिया इमर्ज हुआ कि डिवोटीज को यानी भक्तों को कोई भी एड की, कोई भी प्रीस्ट की, कोई भी ब्राह्मण की, कोई भी रिचुअल्स की, पाठ पूजा की आवश्यकता नहीं है। वो खुद अपने भक्ति द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये बेसिकली सही है। अगर कोई सच्चे मन से भक्ति करे तो भगवान को जरूर प्राप्त कर सकता है, ऐसा हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। लेकिन कुछ लोग क्या करते थे, वो समझते थे कि भगवान से पहुंचने का रास्ता वो क्या है, ये ब्राह्मण्स है। इसलिए ब्राह्मण्स को बहुत बड़ा रिस्पेक्ट दिया जाता था और वो कास्ट में डोमिनेटिंग हो गए। सो मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th century। तो जो मर्चेंट थे, जो व्यापारी लोग थे, और माइग्रेंट्स किसे लोग को हम कहते हैं, वैसे लोग जो एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं, वैसे लोगों को हम बोलते हैं दे आर द माइग्रेंट। तो ये किसका नॉलेज प्रेज किए, किसका नॉलेज फैलाए, वो क्या था, होली कुरान। अगर आपको ना पता हो तो कुरान इज द होली बुक ऑफ इस्लाम एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द वन गॉड। तो सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इज सेल्फ गवर्नड इज नोन एज सॉवरेन। सो मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर हॉली बुक। मुस्लिम्स जो बेसिकली क्या करते हैं, कुरान को अपना हॉली बुक समझते हैं। और ये इंडिया में किस 7th century में लाया गया, 7th century में, आप ये याद रखना। एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ वन गॉड। और वो समझते थे, जैसे हिंदुइज्म में आप देख लो बहुत सारे गॉड हैं, मतलब माना जाता है हिंदू में दे आर लाइक्स एंड करोर्स ऑफ गॉड। बट Islam, in the Muslims, what they understand that they accept the sovereignty of one God। वो एक ही भगवान में विश्वास करते हैं। वो कौन है, उनके अल्लाह। Whose love, mercy and bounty embrace all of this belief in him। और उनके प्यार और कृपा के कारण सभी लोग उसमें अपना बिलीव करते हैं, in spite of their social background। और ये फर्क नहीं पड़ता कि वो सोशल बैकग्राउंड उनका क्या है। यानी हमारे कास्ट में क्या होता था पहले कि सिर्फ ब्राह्मण को ही पूजा करने का, यानी सिर्फ ब्राह्मण को ही गॉड को वर्शिप करने का अधिकार दिया जाता था। और लोगों की को भगवान से प्रार्थना करनी है तो वो ब्राह्मण द्वारा ही करवाते थे। लेकिन
इस्लाम में क्या है बेसिकली कि सब कोई अल्लाह का पूजा कर सकता है. देयर वाज अ सॉवरेनिटी ऑफ द वन गॉड दैट वाज अल्लाह एंड लव एंड mercy and a bounty embrace was given to all of the people without regard to a social background. कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है. So sixth point is new rulers who are patrons of Islam and the ulama. तो नए जो रूलर्स आते हैं वो पैट्रन है बेसिकली किस लिए, इस्लाम एंड उलामा की ओर. ये होता क्या है, लर्न थियोलॉजिशियन. तो थियोलॉजी बेसिकली स्टडी अबाउट गॉड यानी भगवान के बारे में पढ़ना कहा जाता है थियोलॉजी. एंड जूडिस एंड लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम वर इंटरप्रेटेड इन वैरायटी ऑफ वेज बाय हिज फॉलोअर्स. तो हिंदुइज्म के जैसा ही इस्लाम को क्या समझा गया, बहुत सारे वेज में उनको लोगों ने समझा. सोच सकते हो एक अगर बिलीफ है तो लोग अपने अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल लेते हैं, अपने अपने हिसाब से उसे समझ लेते हैं. तो ऐसा ही यहाँ हुआ. तो दे वर द शिया मुस्लिम्स. तो मैं आपको बता दूं बेसिकली इस्लाम, वैसे हिंदुइज्म में हमारे कितने टाइप्स हमने देखे थे वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा. तो इस्लाम ऑल्सो हैज टू टाइप्स. वन इज शिया मुस्लिम्स SHIA शिया, अनदर इज सुन्नी. तो आप बेसिकली याद रखना शिया एंड सुन्नी, टू टाइप्स ऑफ इस्लामिक पीपल्स. So they were the Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad, so Prophet मतलब क्या होता है, ऐसा लोग जो भविष्यवाणी करते हैं वगैरह वगैरह. तो Prophet Muhammad सन इन लॉ यानी Prophet Muhammad के सन इन लॉ कौन था, अली, was the legitimate leader of the Muslim community. यानी शिया और सुन्नी ये दोनों डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, उनके बिलीव के कारण, उनके विश्वास के कारण, उनके भरोसा के कारण. पहला क्या है शिया मुस्लिम. शिया मुस्लिम क्या समझते हैं कि उनके लेजिटिमेट लीडर है, कौन है, मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर वो समझते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ जो कौन है, अली. एंड दूसरे हैं सुन्नी मुस्लिम. वो क्या समझते हैं, हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स. वो किसको समझते हैं अपना लीडर, खलीफास ऑफ द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफा. वो क्या बेसिकली खलीफा को अपना रूलर समझते हैं. तो इसके बारे में बेसिकली आप आगे की क्लासों में पढ़ोगे कि ये खलीफा क्या है. एक बार थोड़ा मैं आपको इसलिए बता देता हूं कि खलीफा इज कंसीडर्ड एज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी. यानी सुन्नी मुस्लिम समझते हैं कि ये कोई स्पिरिचुअल हेड है, यानी वो समझते हैं कि खलीफा हमारे ईश्वर है. ऐसा कौन समझता है, सुन्नी मुस्लिम. लेकिन शिया मुस्लिम किसको समझते हैं, अली को, जो कि क्या है, प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ. सो दे वर other important differences between the various schools of law. और इसमें और सारे differences है लॉ में. वो क्या क्या है, हनाफी एंड साफी mainly in India and in theology and mystic traditions. और इंडिया में इसका डिफरेंशिएशन हमें दिया हुआ है हनाफी एंड साफी mainly in India. इंडिया में ज़्यादातर होता है. और इसे बेसिकली थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस में भी हमने दिया हुआ है. सो अब हमारा लास्ट टॉपिक है जिसे हम डील करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जो कि क्या है, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स. तो इस सेक्शन में बेसिकली, इस टॉपिक में बेसिकली हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में और टाइम के बारे में. तो टाइम रिफ्लेक्ट्स चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया क्या आता गया, चेंज आते गया, बदलाव आने लगा. हाजिब सी बात है भाई, जब टाइम बदलेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज तो आएगा ही. इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया एंड बिलीव. और धीरे धीरे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, किसका, आइडियाज और बिलीव में भी चेंज आने लगे. द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट इजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू 3 सेगमेंट. और समय की पढ़ाई यानी हिस्ट्री की पढ़ाई को और आसान बना दी गई. कैसे, उसको डिवाइड करके इनटू लार्ज सेगमेंट, छोटे छोटे बड़े बड़े टुकड़ों में बांट के. सोच सकते हो आप, अगर इतना बड़ा हमारा हिस्ट्री है तो उसको अगर हम सेगमेंट्स में कन्वर्ट करें तो उसको पढ़ना कितना आसान हो जाएगा. जैसे कि हम बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हैं कि पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके पढ़ते हैं. तो दैट पोसेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन उसमें क्या होता था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होते थे थोड़े बहुत. जैसे आप देख सकते हो हमारा सोशल साइंस का बुक है, इसमें भी हमें 3 पार्ट दिया हुआ है. एक है हिस्ट्री, एक है पॉलिटिकल साइंस, एक है ज्योग्राफी. अगर एक ही बुक रहता सोशल साइंस का तो आपको पढ़ने में कितना मुश्किल होता. तो
तो वहीं वहाँ यहाँ भी ऐसा ही किया गया, लास्ट सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है। जैसे हमारे बुक में सिमिलैरिटीज है कि ऑल कम्स अंडर सोशल साइंस, तो यहाँ भी सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंगली इसको बांट दिया गया। सो इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के मध्य में क्या हुआ, द ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। तो ब्रिटिश का राज चल रहा था उस समय हमारे देश में, और उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट दिया। पहला क्या था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, यानी 3 हिस्ट्री। पहले हमारे कंट्री में हिंदू राज चलता था। आप सोच सकते हो बेसिकली आप कौन से साल तक, 1400 तक पहले हिंदू इज किंग भी होते थे, जैसे हो गए हमारे सम्राट अशोक, बिंदुसार वगैरह वगैरह। फिर क्या आया, मुगल डिनास्टी आया, फिर मुस्लिम रूल चलने लगा, फिर आया हमारा बाबर, फिर हुमायूं, देन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एंड बहादुर शाह जफर। फिर आया हमारे कंट्री में ब्रिटिश का रूल, जो कि 200 ईयर्स तक चला, और फिर फाइनली 1947 में हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, किसके अकॉर्डिंगली, उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली, यानी किस किस कास्ट के किंग ने आकर यहाँ रूल किया। तो पहले क्या था, हिंदू किंग्स ने किया, फिर मुस्लिम, फिर ब्रिटिशर्स ने किया। So this division was based on the idea of the religion of ruler, that was only important historical change, and that was no other significant development in the economy or the society. तो ये डिवीजन किसके अकॉर्डिंगली किया गया था, आप बेसिकली देख सकते हो, जो जो रूलर्स आए थे उनके रिलीजन के अकॉर्डिंगली ये चेंज किया गया था। यानी पहले तो हिंदुइज्म राजा का राज चला, फिर इस्लाम के किंग्स आए, फिर ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर रूल किया, एंड देयर वाज नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स। लेकिन ये क्या था बेसिकली, ये किस पर बेस्ड था, पूरी तरह रिलीजियंस ऑफ रूलर, यानी जो जो राजाओं ने रूल किया उसके धर्म पर बेस्ड था। ये बेसिकली कोई सिग्निफिकेंट नहीं देता था जिससे हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ सके, जो धीरे धीरे हमारे कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट डिनास्टीज के द्वारा किया गया, कैसे हमारी इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली का डेवलपमेंट हुआ। तो सच ए डिवीजन ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन आपको पता है हमारा इंडिया क्या बेसिकली हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा भिन्नता है। लोग हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत टाइप्स के लोग होते हैं, जो अलग अलग लैंग्वेज स्पीक करते हैं, अलग अलग क्लॉथ पहनते हैं, अलग अलग फूड खाते हैं, अलग अलग बेसिकली उनका कॉम्प्लेक्शन है, या अलग अलग घरों में रहते हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, अलग अलग रिलीजियन है, अलग अलग कास्ट है, वगैरह वगैरह। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ बेसिकली किसके अकॉर्डिंगली, रिलीजियन के अकॉर्डिंगली कैरेक्टराइज करना बेसिकली ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हो पाया, जो कि किसने किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किया गया था। सो आगे दिया हुआ है हमें, फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस प्रियोडाइजेशन टुडे। तो कुछ हिस्टोरियंस ने क्या किया, प्रियोडाइजेशन शुरू करना से क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। ये बेसिकली कौन सा मेथड हुआ, बेसिकली ऐसा मेथड जिसको टाइम पीरियड में बांट दिया गया हमारे हिस्ट्री को। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हमारी हिस्ट्री को टाइम पीरियड में कैसे बांटा गया। एक था हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, फिर आया मेडिवल हिस्ट्री, और आज हम किस हिस्ट्री में आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में। सो मोस्ट टुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट इन द पास्ट। और इससे क्या हुआ कि इससे अब पता चलने लगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, सोशल फैक्टर्स के बारे में, किस लिए, द मेजर एलिमेंट टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मोमेंट इन द पास्ट, जिसके द्वारा कैरेक्टराइज करना आसान हो गया किसको, मेजर एलिमेंट्स को, जो कि हमारे पास्ट में ऑकर किए हैं। और इससे अब पढ़ाई करना, स्टडी करना और एफिशिएंट हो गया हिस्टोरियंस के द्वारा, जो कि पहले नहीं था, जब हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। सो ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। सो मेडिवल पीरियड में क्या हुआ, मेडिवल पीरियड हिस्ट्री कौन सा आता है, बीच वाला हिस्ट्री, यानी एंशिएंट और आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, बीच में आता है मेडिवल हिस्ट्री। द सोसाइटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वे ट्रांसफॉर्म्ड ऑफ्टन एंड इकोनॉमिक्स एंड सोशल रिलीजन्स रीच अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे सोसाइटीज क्या होने लगी, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है बेसिकली, जो कि कंटिनेंट का एक बहुत बड़ा भाग होता है। हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मैंने आपको बताया था कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। लेकिन आज हम इस सब कॉन्टिनेंट का यूज बेसिकली ज्यादातर नहीं करते हैं, क्योंकि ये तीनों देश अब अलग अलग हो चुके हैं। तो इससे क्या हुआ, सोसाइटीज का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, मॉडिफिकेशन होने लगा, चेंज होने लगा। और इससे क्या हुआ कि बहुत सारे रीजन्स की जो इकोनॉमिक थी, जहाँ के वहाँ की
आर्थिक स्थिति थी, यानी एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, वो क्या हुआ, धीरे धीरे रीच करने लगा, क्या अपने टॉप पे, प्रॉस्पेरिटी से, वहां मतलब बहुत बड़ा चेंज आया। कैसा चेंज, बहुत अच्छा चेंज, यानी वहां की इकोनॉमिक सुधरने लगी। डेट अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। और इससे क्या हुआ, जब वहां की इकोनॉमी सुधरने लगी तो बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर ने क्या किया कि चाहा कि यहाँ आकर अपना ट्रेड एस्टैब्लिश करे। आज भी देख सकते हो, आज हमारे इंडिया में बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज ने अपना ट्रेड एस्टैब्लिश किया है। तो इसके बारे में बेसिकली यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। तो यहाँ हमने बेसिकली देखा कि कैसे जब उसका कंट्री का जो हमारा क्या था, प्रॉस्पेरिटी हो गया, यानी वहाँ का कंडीशन अब ठीक हो चुका था। जैसे जैसे अब जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी उन्होंने यहाँ आकर अपना जो बिजनेस था वो एस्टैब्लिश करना के लिए सोचा, और वो अट्रैक्ट कैसे हो पाए, लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी के इंक्रीज के कारण। जो कब हुआ, व्हेन द सोसाइटीज इन द मेडिवल हिस्ट्री में, मेडिवल पीरियड में, जब द सोसाइटीज हमारे सब कॉन्टिनेंट की ट्रांसफॉर्म होने लगी एंड इकोनॉमिक क्या होने लगी, धीरे धीरे ग्रो करने लगी, और इससे हमारे देश में प्रॉस्पेरिटी आ गई। और इस कारण कौन अट्रैक्ट हो पाए, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। तो ट्रेडिंग कंपनीज बेसिकली वो कंपनीज होती है जो ट्रेड करने के लिए अलग अलग कंट्री में जाती है, और उनका पर्पस क्या होता है बेसिकली, इससे क्या क्या फायदा हो सकते हैं, एक उनका प्रॉफिट हो सकता है, दूसरा जिस देश में जाते हैं उसका प्रॉफिट हो सकता है, वहाँ के जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल सकती है, और लोगों को भी इससे कंज्यूमर गुड्स पहुंचाया जाता है, इससे लोगों को भी फायदा हो सकता है। तो यहाँ हमने बेसिकली अपने ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का लास्ट जो टॉपिक था, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्ट्री, भी कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उस पर एक दूसरा वीडियो जरूर ला सके। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो आज हमने अपना फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद हम इसका सेकंड चैप्टर का लेक्चर भी लेकर आएंगे, जो कि है न्यू किंगडम्स एंड रूलर्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल हैव फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।